ओके, तो लास्ट सेशन मैंने बताया था कि एक इंस्टॉलेशन का पार्ट एंड ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने MySQL को इंस्टॉल किया है। जिनका अभी भी रिमेनिंग है और ट्राई कर लीजिए सब और इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने MySQL डेटाबेस को। चलिए, तो डेटाबेस पहले बेसिकली हम पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली डेटाबेस होता क्या है, राइट ना। तो मैंने कल भी बताया था कि डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ द टेबल्स होता है। जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो विदाउट विदाउट डेटाबेस तो आपका एप्लीकेशन नहीं बनेगा, बिकॉज आपको डेटा को किधर न किधर एक परमानेंटली स्टोर करना होगा एंड देन वहां से डेटा को फिर से रिट्रीव भी करना होगा, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो। इसलिए हमें डेटाबेस की जरूरत है। तो हम यहाँ पे MySQL एक डेटाबेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो एक ओरेकल कॉर्पोरेशन का आता है, वाइडली यूज होता है। एक ओपन सोर्स MySQL है, इसलिए वाइडली यूज होता है, इसलिए हम वही पढ़ेंगे। उसके अंदर MySQL इस डेटाबेस के साथ हम SQL के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सो ये जो हमारा डेटाबेस है MySQL, ठीक है, ओके। MySQL एक MySQL एक RDBMS, इसको हम एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। MySQL एक क्या है? RDBMS डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब RDBMS मतलब क्या होता है, समझ लो कि मेरे पास देखिए, पहले मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे होता है। सबसे पहले कि मेरे पास ना ये MySQL सॉफ्टवेयर है, ठीक है, समझ लो। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे? डेटाबेस। तो बहुत सारे डेटाबेस हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आपका प्रोजेक्ट जो भी रहेगा उसके बेसिस पे आप यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करोगे। MySQL का आपका सॉफ्टवेयर है, इस MySQL के सॉफ्टवेयर के अंदर हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस डेटाबेस में है ना, एज पर और प्रोजेक्ट उसका नाम दे सकते हो कुछ भी। अब ये मेरा जब डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो इस डेटाबेस के अंदर हम यहाँ पे टेबल्स क्रिएट करें, क्योंकि जो भी डेटा स्टोर होगा वो एक टेबल फॉर्मेट में होगा। क्या होगा? एक टेबल फॉर्मेट में। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स बनाएंगे, ठीक है, और टेबल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करेंगे। टेबल मतलब रोज एंड कॉलम। तो पहला रो होता है कॉलम नेम, जो भी कॉलम नेम बनाना है बना दो, और उसके बाद एक एक रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। तो ये इस टेबल का रिलेशन हम इस टेबल के साथ दे सकते हैं, इस टेबल का रिलेशन इस टेबल के साथ, इस टेबल का रिलेशन इस टेबल के साथ। इसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। ये होता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। मतलब हम एक डेटाबेस बनाएंगे एक कंपनी का, ठीक है, एंड उस डेटाबेस के अनसाइड, इस डेटाबेस के इनसाइड बहुत सारे टेबल होंगे रिलेटेड, ठीक है। अगर समझ लो कि हम सीएनसी का एक डेटाबेस बना दिया, तो उसमें एक टेबल हो सकता है कि स्टूडेंट की इंक्वायरी आती है, उसका एक टेबल होगा, स्टूडेंट के एडमिशन का एक टेबल होगा, उसके फीस स्ट्रक्चर का एक टेबल होगा, और सब सारे लिंक्ड होंगे एक दूसरे के साथ। इसको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारा एक डेटाबेस रहेगा, एक डेटाबेस होगा हमारे MySQL इस सॉफ्टवेयर जो है हमें मिलता है, उसके अंदर हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, एंड विद इन अ डेटाबेस देन वी हैव टू क्रिएट द मल्टीपल टेबल्स, एंड इस टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल के साथ हम इजीली दे सकते हैं, जो RDBMS कहलाता है, राइट, ओके। सो इसीलिए हम यहाँ पे एक MySQL को यूज करेंगे, बिकॉज एक RDBMS के ऊपर भी क्या करता है, काम करता है। देन लेट्स सी कि कैसे हम इसको यूज करके थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल जाएंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, ओके। और रिलेशनल डेटाबेस तो है ना, जैसे मैंने बताया था ये ओपन सोर्स है। कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ कि MySQL
हम जो यूज करें वो डेटाबेस क्या है, ठीक है। एक ओपन सोर्स का मतलब समझ में आया होगा, एक फ्रीली अवेलेबल है आपके लिए कुछ लिमिटेशंस तक। लिमिटेशन मतलब आप समझ लो कि बहुत सारे डेटा स्टोरी कर सकते हो, ठीक है, ओके। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए आपको कुछ उसके लाइसेंस लेने पड़ेंगे, बट काम चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट्स एन ओपन सोर्स एंड MySQL एक स्मॉल लार्ज स्केल एप्लीकेशन पे इजीली काम करता है। मैंने बोला ना, एक स्मॉल से लेके लार्ज तक, मतलब कोई भी एक स्टार्टअप कंपनी होती है तो उनका तो पहला टारगेट होता है वो तो MySQL को यूज करेंगे, है ना। और बड़े स्केल पे भी लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब एक स्मॉल से लेके एक बड़े लार्ज एप्लीकेशन तक आप क्या कर सकते हो, हमारे MySQL को यूज कर सकते हो। स्केलेबल है, इजी टू यूज है, मतलब कि ये सबसे बेस्ट है कि इसका इजी टू यूज एज कम्पेयर टू ऑल डेटाबेसेस। MySQL एक मतलब मैं तो कह सकता हूँ कि एक थोड़ा इजी है, इजी ने से हम इजीली उसको यूज कर सकते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो एज कम्पेयर टू अदर डेटाबेस MySQL इज वेरी इजी। एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको चला सकते हैं, लाइक लिनक्स है, मैक है, या फिर आपका विंडोज है, राइट ना। सो एनी ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट, ओके। तो ये देखते कि ये तो चलो हो गया, MySQL एक एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल कर दिया है। एंड अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है सबसे पहले। एंड इस डेटाबेस के इनसाइड अब हमें टेबल्स को क्रिएट करना है। बट कैसे क्रिएट करें, जो भी लिखना है वो SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में मुझे लिखना है। और स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है ना जो हम कह रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो ये कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब हमने MySQL को इंस्टॉल किया है तो दो तरीके आपको वहां पे दिखाई देंगे, ठीक है। आप अगर इसको सर्च करते हो MySQL को, तो आपको ना एक MySQL वर्क बेंच दिखाई देगा। MySQL वर्कबेंच जो एक यूजर इंटरफेस यानी कि एक UI जैसे काम करेगा। आपको वहां पे एक यूजर इंटरफेस देगा एंड वहां पे आप क्वेरी लिख सकते हो, जो भी आपको डेटाबेस के साथ काम करवाना है, टेबल के साथ काम करना है, डेटा चाहिए इंसर्ट करना है, जो भी करना है उसके साथ आप क्वेरी कर सकते हो। तो MySQL वर्कबेंच एक UI देता है। बट यहाँ पे और एक देखो, एक आपको और एक चीज मिलेगी, MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। याद रखना क्या है, MySQL कमांड लाइन क्लाइंट, ठीक है। मैं इसको ओपन करूंगा, ठीक है, ओके। इसको ओपन कर रहा हूं, MySQL कमांड लाइन क्लाइंट वाले सॉफ्टवेयर को जब आप अपने MySQL को इंस्टॉल किया होगा, सो दैट टाइम आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ये पूछ रहा है एंटर योर द पासवर्ड। मैंने बोला था जब भी आप उसको इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले आपको उसको पासवर्ड, राइट ना, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पासवर्ड याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम कनेक्शंस करेंगे हमें पासवर्ड की जरूरत होगी, राइट, ओके, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये मेरा पासवर्ड है। जैसे मैंने एंटर किया तो ये हमें कुछ यहाँ पे डेटा शो हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द MySQL कनेक्शन 8 वर्जन, ये कम्युनिटी कॉपीराइट ओरेकल, ऑब्वियसली ये ओरेकल का है, ठीक है। एंड ये हमें यहाँ पे ये मिल रहा है, तो हम यहाँ से हमारे डेटाबेस को भी यूज कर सकते हैं एंड अपने MySQL वर्कबेंच से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ बिकॉज वर्कबेंच तो यूजर इंटरफेस है और तो डायरेक्टली आप समझ जाओगे, यहाँ से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। देन हाउ, सबसे पहले की देन हम कैसे इसको करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ना कमांड लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास यूजर इंटरफेस नहीं है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे डेटाबेस देखूं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेबल शो होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे हमें जो भी डेटाबेस से चाहिए या जो भी हमें डेटाबेस को देना है या डेटाबेस से हमें जो भी लेना है, जो भी चीजें हमें यहाँ पे करनी है, एक कमांड के थ्रू ही हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, एक कमांड के थ्रू। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक यूजर इंटरफेस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारे पास एक यूजर इंटरफेस नहीं है, इसलिए हमें जो भी करना है यहाँ पे कैसे करना है, हमारे क्वेरी के थ्रू, हमारे क्वेरी के थ्रू ही हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है, ठीक है, ओके। ओके, या तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, वही मैं बता रहा हूँ कि हमें एक क्वेरी फायर करनी है। उस क्वेरी हमें यहाँ पे वही हमें सीखना है कि ऐसी कौन सी क्वेरी है जिसकी मदद से
हम हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, डेटाबेस के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपको यूजर इंटरफेस नहीं मिलेगा। जो भी यहाँ पे करना पड़ेगा, कुछ कमांड्स लेके करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे जितने भी मेरे प्रीवियस वाले डेटाबेस है वो मुझे यहाँ पे चाहिए। मुझे जस्ट देखना है कि इसके अंदर मैंने कौन से डेटाबेस क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे आपको कमांड लिखना पड़ेगा, यहाँ पे शो, क्या लिखना पड़ेगा, शो डेटा बेसेस और सेमीकोलन देना है। तो ये बताएगा कि आपके पास कौन से डेटाबेस है। तो मेरे पास देखिए ये इतने सारे डेटाबेस ऑलरेडी प्रेजेंट है। डेटाबेस जो होता है कलेक्शन ऑफ द टेबल्स। मैंने बोला ना, MySQL एक सॉफ्टवेयर होगा जिसके अंदर, जिसके इनसाइड हमें मल्टीपल्स डेटाबेस रहेंगे एंड उस डेटाबेस के अंदर देन हमारे टेबल्स। तो हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे, उस डेटाबेस के अंदर हमारे टेबल्स। तो डेटाबेस एज पर योर द प्रोजेक्ट होगा। जो आपका प्रोजेक्ट है वो डेटाबेस होगा। जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट है हॉस्पिटल का, तो आप उसका एक डेटाबेस बनाओगे उस नाम से, उसके अंदर फिर से अलग अलग टेबल्स बनाओगे। एक पेशेंट का टेबल, डॉक्टर का टेबल, अपॉइंटमेंट का टेबल, एवरीथिंग। समझ में है ना? एक डेटाबेस, उसके इनसाइड द कलेक्शन ऑफ द टेबल्स के अंदर आपके मल्टीपल टेबल्स होंगे। ठीक, तो ये हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब मुझे क्या करना है कि अगर आपको हमारा तो इसके अंदर डेटाबेस नहीं है, अब मुझे न्यू मेरा यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करवाना है। ठीक है, तो एक कमांड मैंने लिखा था शो डेटाबेस, जिसकी मदद से और डेटाबेस में शो हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे ना एक हमारा एक डेटाबेस क्रिएट करना है। अभी ये जो डेटाबेस हमें क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एक क्वेरी आप बार बार लिखोगे, यूज करोगे, तो ये आपको दिमाग में बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं कि आज भी पढ़ लिया और मतलब जिन्होंने अभी तक कभी भी इसको यूज नहीं किया होगा उनके लिए, राइट? ओके, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा एक क्वेरी क्रिएट। क्या लिखूंगा, हमें एक डेटाबेस को क्रिएट करना है, तो क्वेरी आती है क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नेम आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन बैच। ठीक है, सो एक मैंने यहाँ पे डेटाबेस बना दिया, कुछ भी नाम का बना सकते हो, एंड देन सेमीकोलन करके इसको एंटर कर दिया। क्वेरी ओके, वन रो अपडेट कर, मतलब उन्होंने बोला कि एक आपकी क्वेरी फायर हो चुकी है। अब मुझे देखना है कि इसके अंदर मेरा डेटाबेस आया है या नहीं। तो मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगा शो डेटा बेसेस एंड सेमीकोलन देके एंटर करूंगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डेटाबेस यहाँ पे आना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है पाइथन बैच 4, जो कि यहाँ पे नहीं था। तो ये हमारे पास क्या है, हमारा एक डेटाबेस आ चुका है। तो जब आपको डेटाबेस को क्रिएट करना हो, तो आपको क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम दे सकते हो, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से शो डेटाबेस करके आप यहाँ पे डेटाबेस को देख सकते हो कि आपके पास क्या क्या डेटाबेसेस है। ठीक है, चलो ये हमारा तो आ गया, डेटाबेस का भी हमारा आ चुका है। अब इतने सारे डेटाबेसेस है, कौन से डेटाबेस के अंदर काम करना है। डेटाबेस समझ में है ना, एक उसी के अंदर हमें मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करवाने हैं। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे डेटाबेस अभी प्रेजेंट है। अब कौन से डेटाबेस के अंदर आपको काम करना है, जिस डेटाबेस के अंदर काम करना है उसको यहाँ पे करना है यूज। क्या करना है, यूज, और डेटाबेस का नेम पाइथन बैच 4 सेमीकोलन। मतलब आपको जिस डेटाबेस के साथ काम करना है तो उसको यूज करना है, ताकि जो हमारा कंपाइलर इंटरप्रेटर जो रहेगा, जो अभी काम करेगा, क्वेरी फायर करेगा, उस डेटाबेस के अंदर फायर करेगा। ये देखिए डेटाबेस चेंज्ड। अब हम कहाँ पे हैं पता है, अब हम पाइथन बैच 4 के अंदर प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पे जो भी क्वेरी लिखेंगे वो जाएगी पाइथन बैच 4 डेटाबेस के इनसाइड, बाकी किसी भी डेटाबेस के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि हमने यूज किया। अगर आपको सपोज ये पाइथन 1 वाला डेटाबेस यूज करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे पाइथन यूज पाइथन 1, तो उसके अंदर हम जाएंगे। ठीक है, चलो पाइथन बैच 4, ये अब मेरा एक डेटाबेस हमने सिलेक्ट किया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, कुछ क्वेरीज को लिखना है। बेसिकली पहले हम दो टाइप्स की क्वेरीज को पढ़ने वाले, जिसके अंदर आता है डीएमएल कमांड, एक आता है डीडीएल कमांड। DML डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज,
एंड एक आता है DML जिसको हम कहते हैं DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जब हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, उस टेबल्स के डेटा पे जब हम काम करते हैं, फॉर एग्जांपल एक रो को ऐड करना टेबल के अंदर, किसी रो को रिमूव करना, किसी मतलब रो अपने रिकॉर्ड के ऊपर जब हम काम करते हैं, होता है डेटा मैनिपुलेशन। डेटा डेफिनेशन क्या होता है, आपने एक टेबल बना दिया, टेबल का स्ट्रक्चर आपके पास है, अब उस स्ट्रक्चर में जैसे कि मुझे कॉलम ऐड करना है, तो टेबल का स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं, मुझे कॉलम को ऐड करना है, किसी कॉलम को रिमूव करना है, कॉलम का नेम चेंज करना है, ये होता है डेटा डेफिनेशन में जाता है, मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना। एंड जो अंदर रिकॉर्ड है ना रो, उस रो के ऊपर काम करना मतलब होता है DML कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये वाइडली यूज होता है, ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले हम यही पहले कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेटाबेस तो आ चुका है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, हमें एक टेबल क्रिएट करना है। अब हम पाइथन बैच 4 के अंदर है, मुझे यहाँ पे एक टेबल को क्रिएट करवाना है। आप इसको क्लोज करने के बाद फिर से ओपन करोगे तो आपको फिर से प्रोसेस करनी पड़ेगी, आपको फिर से डेटाबेस क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी आपने क्रिएट किया है, आपको सीधा क्या करना पड़ेगा, यूज करना होगा, यूज और आपके डेटाबेस का नाम दे दो। अगर डेटाबेस पता नहीं है तो शो डेटाबेस करके आप दिख जाओगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका डेटाबेस, ये परमानेंटली स्टोर होगा, ऐसा नहीं होगा एक क्लोज कर दिया तो फिर से नहीं मिलेगा, राइट ना, ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करवाएगा। चलिए अब मुझे करना है एक टेबल क्रिएट, तो उसके लिए क्वेरी आती है, क्रिएट टेबल, है ना, ध्यान देना, क्रिएट टेबल ये क्वेरी है ना, एक उस क्वेरी को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मतलब ऐसे यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, ठीक है, ओके। क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट करना तो देखो ना, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, कौन सा टेबल क्रिएट करना है, तो मैंने कहा कि मुझे एक ना एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करवाना है या स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करवाना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट रहेगा उसके हिसाब से आपको टेबल क्रिएट करना है। फिलहाल मैंने बोला कि मुझे एक एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करवाना है, तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। अब टेबल क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें टेबल का स्ट्रक्चर बनाना होता है। अगर हम टेबल बना रहे तो टेबल का स्ट्रक्चर मतलब टेबल के कॉलम नेम्स, फर्स्ट रो इज नथिंग बट योर कॉलम नेम, तो कॉलम नेम मुझे पता नहीं होंगे, अगर टेबल हम बना रहे तो कॉलम नेम का नेम मुझे देना होगा, क्योंकि इसी कॉलम नेम के अकॉर्डिंग आपके नेक्स्ट रिकॉर्ड्स आएंगे। जैसे अगर एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, कुछ ना कुछ उसके कॉलम्स लेंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग ये रिकॉर्ड जाएगा, आईडी के अंदर आईडी, एम्प्लॉय नेम के अंदर नेम, उसकी जो भी है सैलरी वगैरह, तो ये इस तरीके से हमारा टेबल बनेगा। तो पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब उसके कॉलम नेम को क्रिएट करवाना है एंड बाद में हम एक एक रिकॉर्ड ऐड करते रहेंगे लास्ट तक। पहले हमें टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जो हम क्रिएट करेंगे। अब देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल क्रिएट टेबल, टेबल में अब कौन से कॉलम यहाँ पे क्रिएट करने, उनको ब्रैकेट्स के अंदर आपको बताना है। जैसे कि मुझे पहला कॉलम चाहिए एम्प्लॉय आईडी, EID, तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा, देना है तो सिर्फ अंडरस्कोर को यूज कर लो, लाइक एज अ वेरिएबल, वही रूल्स यहाँ पे भी फॉलो करने। तो एम्प्लॉय आईडी, EID एक मैंने कॉलम नेम बना दिया इस टेबल का। अब जब हम एम्प्लॉय आईडी टेबल में, इस कॉलम में, एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम में जब रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो ये एम्प्लॉय आईडी ABC ऐसा तो नहीं करेंगे, हम उसके अंदर एक आईडी, एक नंबर हम इसके अंदर स्टोर करेंगे। हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी एक नंबर फॉर्मेट में स्टोर हो, यानी कि एक इंटीजर फॉर्मेट में स्टोर हो, इसलिए मुझे एम्प्लॉय आईडी का डेटा टाइप्स देना होता है कि इस कॉलम में कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, स्ट्रिंग होगी यानी कि varchar होगी, इंटीजर होगी, फ्लोट होगी, कौन से टाइप की स्टोर होगी। तो मैंने यहाँ पे कहा मुझे इंटीजर स्टोर करना है, इसलिए डेटा टाइप दे दिया इंट, तो एम्प्लॉय आईडी उसका डेटा टाइप इंट। इसके बाद मुझे एम्प्लॉय नेम, सेकंड कॉलम मैंने बनाया, अब एम्प्लॉय नेम के अंदर स्ट्रिंग होगी, कैरेक्टर्स होंगे, तो यहाँ पे आता है डेटा टाइप varchar आता है, क्या आता है varchar। और एक चीज याद रखना, जब भी हम कॉलम उसका डेटा टाइप varchar देते हैं
तब मुझे उसकी मैक्सिमम लेंथ देनी मैंडेटरी होती है। मैक्सिमम लेंथ कितने कैरेक्टर तक डेटा स्टोर करेगा आपको बताना होगा। अगर मैंने 40 दिया है मतलब इस ई नेम के अंदर हम मैक्सिमम 40 कैरेक्टर तक स्टोर कर सकते हैं। एक वैल्यू हमारी 40 कैरेक्टर तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो होती है मैक्स लेंथ। इंटीजर के लिए देने की जरूरत नहीं होती है, आपको var को देना मैंडेटरी है। उसके बाद मैंने दिया एम्प्लॉय लोकेशन, जो भी var रहेगा उसके लिए उसके साइज दे दी, मैक्सिमम लेंथ मैंने 50 दे दिया। एम्प्लॉय डेजिग्नेशन जो मैंने यहाँ पे var दे दिया, ओके, उसके लिए भी ये दे दिया। और एम्प्लॉय सैलरी में इंटीजर में ले रहा हूँ तो इंटीजर में देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेमीकोलन एंड एंटर। सो क्वेरी ओके है ना, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आपकी क्वेरी फायर हो चुकी है सक्सेसफुली एंड एक आपका टेबल क्रिएट हो चुका है इस डेटाबेस के अंदर। इफ यू वांट टू सी कि मेरे इस डेटाबेस के अंदर कौन से टेबल्स है, क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम आओगे और आपको याद नहीं कि इसके अंदर कौन से टेबल्स है, तो सिंपल आप यहाँ पे शो टेबल्स इतना ही लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी आप इस डेटाबेस के इनसाइड हो, समझ में आया। इसलिए इस डेटाबेस के अंदर वाले ही ये टेबल्स को शो करवाएगा। जो देखिए मेरे पास अभी सिर्फ एम्प्लॉय नाम का टेबल प्रेजेंट है। क्लियर? चलिए, तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास टेबल तो आ चुका है एम्प्लॉय नाम का, उसके अंदर हमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है। क्या करना है हमें, रिकॉर्ड को इंसर्ट। ये तो जस्ट हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये varchar मैक्सिमम लेंथ होता है, ठीक है। ये जो डेटा हमने बनाया है डेटाबेस, वो varchar का मतलब होता है एनी स्ट्रिंग टाइप वी कैन से। varchar का मतलब होता है कि इसके अंदर हम एक कैरेक्टर, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग टाइप का डेटा, ओके। एंड उसके मैक्सिमम लेंथ 50 है। अगर इसकी हम बात करेंगे तो इसके अंदर से ज्यादा 50 कैरेक्टर स्टोर होंगे, 50 से ज्यादा स्टोर नहीं होंगे। इसको कहते हैं मैक्स लेंथ। चलो, तो अब मेरे पास टेबल तो बन चुका है, अब मुझे उसके अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है। अब रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी, इंसर्ट इनटू। देखो क्वेरी क्या है, इंसर्ट इनटू। इसके अंदर इंसर्ट करना है, इंसर्ट कमांड, आई कैन से क्वेरी इंसर्ट मुझे रिकॉर्ड करना है इनटू। इसके अंदर आपको बताना होगा टेबल का नेम, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, कि मुझे कौन से टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और उसके बाद आपको यहाँ पे देने होंगे कॉलम नेम्स, कि कौन से कॉलम में आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है। क्योंकि हो सकता है आपको ऑल कॉलम में डेटा इंसर्ट ना करना हो, आपको स्पेसिफिक 2-3 कॉलम में डेटा डालने हो, या फिर ऑल कॉलम में भी हो सकता है। मतलब आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि अब हम वैल्यू डाल रहे हैं तो कौन से कॉलम के अंदर डाल रहे हैं। तो आप यहाँ पे जो सीक्वेंस दोगे उसी सीक्वेंस में डेटा हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा कि मुझे एम्प्लॉय आईडी में वैल्यू डालनी है, सेकंड एम्प्लॉय नेम में करना है, थर्ड एम्प्लॉय लोकेशन में डेटा को इंसर्ट करवाना है, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय सैलरी, मतलब मुझे ऑल कॉलम में डेटा ऐड करना है। तो मैंने ऑल कॉलम के नेम यहाँ पे मेंशन करवा दिए। अब यहाँ पे जो भी सीक्वेंस रहेगा, है ना, उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वैल्यूज में आपको वैल्यू पुट करने की, हमने तो बता दिया इंसर्ट इनटू टेबल, और ये कॉलम है। अब इसी सीक्वेंस में डेटा जाएगा। अगर आपने पहले ई सैलरी लास्ट में एम्प्लॉयड लिखा होगा, तो पहले वैल्यूज में फर्स्ट वैल्यू आपकी सैलरी आती है। तो समझ में है ना, यहाँ पे ये कॉलम कैसे लिया ये मैटर नहीं है, आप यहाँ पे कौन से वे में, कौन से ऑर्डर में यहाँ पे मेंशन करते हो कॉलम नेम, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू जाएगी। तो सबसे पहले आपका क्या है, आईडी है, तो मेरा आईडी इंटीजर है तो इंटीजर जाएगा, कॉमा। सेकंड है एम्प्लॉय नेम, varchar है मतलब स्ट्रिंग है, समझ में है ना, varchar मतलब स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर करेगा। सेकंड है, थर्ड है लोकेशन, तो हम इसको लोकेशन पे varchar है, डेजिग्नेशन भी varchar है, पाइथन डेवलपर, ओके। एंड लास्ट में सैलरी, जो हम यहाँ पे इंटीजर में, तो इंटीजर में दे दिया, एंड देन सेमीकोलन। समझ में आया, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और हमने यहाँ पे बता दिए कॉलम्स के नेम्स, कौन से कॉलम में रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है।
उसी रिस्पेक्टिव हमने यहाँ पे वैल्यूज ऐड कर दिया, सेमीकोलन दे दिया एंड एंटर कर दिया। ये देखिए क्वेरी ओके, 1 रो अपडेट बता रहा है कि एक रो आपका इंसर्ट हो चुका है। चलो और एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। सिर्फ अप एंड डाउन का एरो, मैं अप वाला डाउन एरो दबाऊंगा तो ये प्रीवियस वाले कमांड देगा, समझ में? ठीक है, तो आप इस तरीके से प्रीवियस वाले कमांड को अगर चाहते हो तो अप एरो एंड डाउन एरो को यूज कर सकते हो। फिर मैं सिर्फ इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, फिर से कॉलम नेम दे दिए और मैंने सेकंड रिकॉर्ड को यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके अगेन और एक मैं रिकॉर्डिंग ऐड कर रहा हूँ, थर्ड। ठीक है, अब मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं और एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। अब देखिए और एक चीज होती है कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और हम ऑल कॉलम में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे हैं कंपलसरी, मतलब कि हम ऑल कॉलम में डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, स्पेसिफिक कॉलम में नहीं। अगर हम ऑल कॉलम में रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पे कॉलम नेम मेंशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, सीधा वैल्यूज, बट उसके बाद ऑल कॉलम में डेटा इंसर्ट करना कंपलसरी मैंडेटरी होगा, और उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में हमने उसको क्रिएट किया है, समझ में? ओके एंड अगर आप वैल्यूज लिखोगे तो ये जो यहाँ पे कॉलम्स नेम बताओगे उसी कॉलम के रिस्पेक्टिवली आपको डेटा ऐड करना है। अगर हो सकता है आपने यहाँ पे 2 ही कॉलम के नेम मेंशन किए होंगे तो आपके पास 2 ही वैल्यूज आएंगे, 2 ही, बाकी जहां पे हम वैल्यू ऐड नहीं करेंगे वहां पे नल आएगा, क्योंकि अगर लोकेशन ऐड नहीं किया तो वहां पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल स्टोर होगी। बट हमें पता है कि मुझे ऑल कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय आपको कॉलम नेम देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा वैल्यू एंड यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू आप ऐड कर सकते हो। राइट, ओके, ये भी सक्सेसफुली हो रहा है, समझ में आया डिफरेंस? ना अब हमने क्रिएट तो किया डेटाबेस, उसके अंदर एक टेबल भी क्रिएट कर लिया, डेटा भी इंसर्ट कर लिया। अब मुझे जो डेटा मैंने इंसर्ट किया है उस डेटा को मुझे शो करवाना है, यूजर को दिखाना है, मुझे देखना है कि अरे कौन से रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किए, मुझे टेबल को शो करवाना है ना? वहां से डेटा को फेच करना है, किस टेबल में से कौन से कॉलम चाहिए उसको सिलेक्ट कर दो, सिलेक्ट करके जो हमें चाहिए वो डेटा को हमें फेच करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट की। देखिए जब भी डेटा को फेच करवाना हो फ्रॉम योर डेटाबेस तो हमारे पास क्वेरी आती है सिलेक्ट एंड देन कॉलम के नेम्स, सिलेक्ट और उसके बाद कॉलम नेम्स, कौन से कॉलम चाहिए तो उस कॉलम्स के नेम आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। मुझे सिलेक्ट कर दो, एम्प्लॉय आईडी का कॉलम नेम चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, एम्प्लॉय लोकेशन, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय सैलरी, ऑल कॉलम मैंने दे दिए। कहां से चाहिए कॉलम? फ्रॉम टेबल का नेम एम्प्लॉय, समझ में? सिलेक्ट जो कॉलम चाहिए उस कॉलम के नेम्स फ्रॉम टेबल नेम, एंटर कर दो। ये देखिए आपके पास जो भी हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया था ऑल रिकॉर्ड मिलेगा। आप इसको क्लोज करके फिर से आओगे, फिर से आप सिलेक्ट करोगे, पहले यूज करोगे डेटाबेस, एंड डेटाबेस को यूज करने के बाद ऑलरेडी आपने इंसर्ट करके रखा है ना डेटा, आपको सीधा आके सिलेक्ट ये कॉलम नेम देना है और फ्रॉम टेबल का नेम, ऑटोमेटिक डेटा मिल जाएगा। परमानेंटली डेटा स्टोर है, जब तक आपके पास माइस्क्यूएल डेटाबेस है तब तक ये रिकॉर्ड आपके पास सेव है। राइट ओके, तो इस तरीके से हम डेटा को ले सकते हैं। तो मुझे सिर्फ 3 ही कॉलम चाहिए, तो वही कॉलम देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय लोकेशन एंड एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो सिर्फ हमें क्या करेगा, 3 ही कॉलम का रिकॉर्ड देगा। ये देखिए ऑल 3 कॉलम के ऑल रोज ये हमें फेच करके देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ मेंशन 3 कॉलम्स को किया है।
अगर मुझे ऑल कॉलम चाहिए तो हम क्या करते हैं, ऑल कॉलम के नेम लिखते हैं। अगर मेरे पास 20-25 फील्ड्स होंगे, फील्ड्स इसने राइट ना, ये फील्ड होते हैं हमारे कॉलम नेम्स, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। एम्प्लॉय एक एंटिटी है और उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। तो ऑल एट्रीब्यूट्स को अगर मुझे फेच करवाना है तो हम एक एक लिखने की बजाय सिलेक्ट स्टार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम, मतलब जो हम यहाँ पे ऑल कॉलम जो लिख रहे हैं उसको उसने रिप्लेस कर दिया सिर्फ स्टार ने। स्टार का मतलब होगा ऑल कॉलम। हाँ, स्पेसिफिक कॉलम को लेना है तो वी हैव टू मेंशन कि मुझे इसी कॉलम के रिकॉर्ड चाहिए, बट मुझे ऑल कॉलम के रिकॉर्ड चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार, स्टार यानी कि ऑल कॉलम फ्रॉम द एम्प्लॉय। एंटर करोगे आपको फिर से वही रिकॉर्ड मिलेगा। स्टार का मतलब होगा ऑल कॉलम एंड ऑल रोज, जितने भी कॉलम है जितने भी रोज है सब के सब मिलेंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट। इंसर्ट कर लिया, डिस्प्ले भी कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है। ये तो ऑल दे रहा है, मुझे ना सिर्फ एम्प्लॉय आईडी 2 का रिकॉर्ड मुझे चाहिए। मुझे किसका चाहिए रिकॉर्ड, सिर्फ जिसका एम्प्लॉय आईडी 2 है ना, बस उसी की पूरी डिटेल चाहिए, उसका रिकॉर्ड। देखिए एक जो ये रो होता है ना उसी को हम रिकॉर्ड कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है, कॉलम जो नेम बना है स्ट्रक्चर है टेबल का, और उसके इनसाइड जो एक रो है इसको हम कहते हैं रिकॉर्ड। सेकंड रो इज सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रो थर्ड रिकॉर्ड। समझ में? तो हम चाहते हैं कि मुझे सिर्फ 2 का ही रिकॉर्ड चाहिए। रिकॉर्ड मतलब होल रो, समझ में ना, एम्प्लॉय आईडी 2 का होल रिकॉर्ड चाहिए। तो हम क्वेरी लिखेंगे ऑल रिकॉर्ड मतलब स्टार, स्टार मतलब ऑल कॉलम, सिलेक्ट स्टार ऑल कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। मुझे ऑल कॉलम दे दो फ्रॉम एम्प्लॉय, बट किसके चाहिए, किसके चाहिए हमें, जिसका आईडी हो 2। ये बताना होगा, ऑल कॉलम मुझे तो चाहिए बट मुझे ऑल रो नहीं चाहिए ना, रो तो मुझे सिर्फ 2 वाला ही चाहिए जिसका आईडी 2 हो। इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ता है वेयर क्लॉज, इसको हम क्या कहते हैं, वेयर क्लॉज। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, वेयर किसका रिकॉर्ड चाहिए, वेयर जिसका कॉलम का नेम आईडी ये आईडी हो 2। तो बस हमने एक क्वेरी वेयर का क्लॉज ऐड कर दिया कि किसका चाहिए रिकॉर्ड। मैंने बोला वेयर जिसका आईडी हो 2 उसी का रिकॉर्ड हमें यहाँ पे दे दो, राइट, एंड देन एंटर, विल गेट द आउटपुट। अब हमें सिर्फ आईडी 2 का ही रिकॉर्ड मिल चुका है, उसके पूरी डिटेल्स। कुछ भी ऐड कर सकते हो आप चाहते हो कि नहीं, मुझे जिसका लोकेशन हो मुंबई, अब स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स देना पड़ेगा, जिसका लोकेशन मुंबई है उसके रिकॉर्ड दे दो, तो 2 रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे मुंबई लोकेशन के। तो समझ में आया कि वेयर के बाद हम किसी भी कॉलम के ऊपर एक कंडीशन सेट कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन 60,000, मतलब जिसकी सैलरी 60,000 से ज्यादा हो। तो देखिए 2 रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, समझ में है ना। तो हम वेयर क्लॉज में किसी भी कॉलम के ऊपर कंडीशन लगा सकते हैं और उसके साथ हम ऑपरेटर लेस देन ग्रेटर देन, समझ में होगा आपको, है ना, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, है ना, ये सब ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं। एंड ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं और ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 60,000 हो एंड जिसका डेजिग्नेशन जो हो जावा डेवलपर, मतलब एग्जैक्टली सेम लिखना पड़ेगा, मतलब कि स्पेस वगैरह प्रॉपर स्ट्रिंग मैच होनी चाहिए, राइट ना। तो हमने यहाँ पे लिखा कि हमने कहा कि जिसका जिसकी सैलरी 60,000 से भी ज्यादा होनी चाहिए एंड जिसका डेजिग्नेशन जावा डेवलपर होना चाहिए। मिला, अब एक ही रिकॉर्ड मिला, 60,000 से ज्यादा 2 रिकॉर्ड थे, बट एक पाइथन डेवलपर था एक जावा डेवलपर था। अब हमें दोनों रिकॉर्ड, हमने बोला कि अब हमें
एंड लगा दिया। एंड का मतलब होता है बट बोथ कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। 60,000 के ऊपर सैलरी है और डेजिग्नेशन जावा डेवलपर भी है, तो एंड लगा सकते हैं और लगा सकते हैं। जैसे कि वेयर सिलेक्ट स्टार ऑल कॉलम दे दो फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जिसका लोकेशन हो मुंबई और जिसका लोकेशन हो पुणे और जिसका लोकेशन हो ठाणे। मतलब हमने एक कंडीशंस दे दी, राइट ना, कि हमने कहा कि जिसका लोकेशन मुंबई हो और लोकेशन पुणे हो और लोकेशन ठाणे, मतलब कोई भी हो, कोई भी लोकेशन चल जाएगा। एंटर किया, अब देखिए मेरे पास मुंबई के तो मुंबई आ गए, पुणे था मुंबई था, बट ठाणे नहीं था तो नहीं आया। कोई भी हो, जो मैच होगा वही हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ओके, एंड ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। स्मॉल कैपिटल आप लिख सकते हो, ये देखिए मुंबई तो हमारा स्टोर कैपिटल में था, बट मैं यहाँ पे स्मॉल लिख रहा हूँ, चल जाता है। बट जैसे लिखा है, जैसे स्पेस बीच में दिया तो स्पेस होना चाहिए। क्वेरी स्ट्रिंग एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। स्मॉल कैपिटल यहाँ पे क्या हमारा यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं होता है सिर्फ, बट स्पेस है तो स्पेस आना चाहिए। अगर डी को स्मॉल लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे वो अंडरस्टैंड कर लेता है स्मॉल कैपिटल को, बट स्पेस वगैरह जैसे लिखा वैसे आना चाहिए। तो देखिए मेरे पास ठाणे नहीं था तो ठाणे नहीं आया, बट मुंबई एंड पुणे ये दोनों तो हमें यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। इसके बाद अब इसी को एक शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, और को देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई लोकेशन इन ऑपरेटर लगा दिया। इन के अंदर मैंने दे दिया मुंबई कॉमा पुणे कॉमा वॉट एवर, मतलब आपको देना है, ठीक है। कि हमने बताया कि इन का मतलब होता है कि इसके अंदर जिस वेयर ये लोकेशन के अंदर जहां पे भी मुंबई मिले, जहां पे भी पुणे मिले और जहां पे भी ठाणे मिले उसका रिकॉर्ड दे दो। समझ में, इसी को हम और कहते हैं, वेयर ई लोकेशन इक्वल टू मुंबई और पुणे और ठाणे। समझ में, तो ऊपर वाले क्वेरी को हम इन ऑपरेटर की मदद से भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। क्लियर, ठीक है। ओके, मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, एंड और इस तरीके से हम लेके हम वेयर क्लॉज को यूज कर सकते हैं, दैट्स इट। ओके, और एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है रिकॉर्ड को अपडेट, मतलब कि मुझे चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको अपडेट करना है। जैसे कि मुझे ID4 को अपडेट करना है, जिसका लोकेशन चेंज करना है, डेजिग्नेशन चेंज करना है और सैलरी चेंज करनी है, या जो भी करना है। बट एक यूनिक रिकॉर्ड, ये और एक चीज याद रखना, आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए। वो हम आगे प्राइमरी की वगैरह देखेंगे, बट फिलहाल क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड एक उसका यूनिकनेस होना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए हम आईडी यूनिक कंसिडर करके चल रहे हैं। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसका ID4 उसको अपडेट करना है, तो अपडेट की क्वेरी देखो ध्यान से। अपडेट टेबल नेम, ठीक, किसको करना है, एम्प्लॉय को, और क्या क्या वैल्यू सेट करनी है, क्या क्या वैल्यू चेंज करनी है, जो वैल्यू चेंज करनी है उसको सेट करना है। अपडेट टेबल नेम सेट कर दो। क्या सेट करना है, लोकेशन मुझे चाहिए इसका नागपुर, ठीक है, कामा मुझे ये डेजिग्नेशन इसका चाहिए PHP डेवलपर, ठीक है, एंड कॉमा उसकी सैलरी मुझे देनी है 80,000, ठीक है। मैंने मतलब क्या क्या सेट करना था, जो चेंज करना था दे दिया, मतलब लोकेशन करना था, डेजिग्नेशन करना था, सैलरी करनी थी, जो भी था, जितने करने थे, एक करना है, दो करना है, चार करना है, जितने होंगे उतनों को सेट कर दिया, सेट कर दिया। बट किसको किसको चेंज करना है ये तो हमने बताया ही नहीं ना, नहीं तो ये ऑल रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये सब सारे रिकॉर्ड किसको सेट होंगे, वेयर जिसका ID हो 4, जिसका ID4 हो ना उसी को हम यहाँ पे सेट करेंगे। अब देखो क्वेरी 1 रो अफेक्टेड, रो मैच, आपका रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। आपको रिकॉर्ड देखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कर दो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, आप देख सकते हो लास्ट का रिकॉर्ड अपडेटेड है, ये देखिए। सिंपल है, किसी को भी अपडेट करना है तो अपडेट टेबल नेम सेट, जिन जिन कॉलम को सेट करना है उसको सेट करना है, और लास्ट में वेयर में आपको क्या करना है, ID, है ना, जो भी रहेगा एज
सम कंडीशंस किसके बेसिस पे उसको अपडेट करना है, किसको अपडेट करना है, तो ये बताना है। ठीक है, दिस इज द अपडेट क्वेरी। इसके बाद हमें डिलीट करना है रिकॉर्ड को। क्या करवाना है? डिलीट। इसमें से डिलीट ही करना, जैसे मुझे 4 रिकॉर्ड को डिलीट करना है, 4th रिकॉर्ड को आईडी जिसका 4 उसको डिलीट करना है, जिसका लोकेशन मुंबई उसको डिलीट करना है, समथिंग कुछ भी कंडीशन दे दो, वो रिकॉर्ड आपका डिलीट होगा। तो क्वेरी क्या लिखने है, देखो डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम, कहां से करना है, डिलीट करना है बट कहां से करना है, फ्रॉम एम्प्लॉय। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय किसको करना है, वेयर, जिसका आईडी हो 4, जिसका लोकेशन हो मुंबई, जिसका डेस्टिनेशन हो पाइथन डेवलपर, जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 60,000। समझ में है ना, वेयर कुछ भी कंडीशन हो सकती है, और उसमें से जितने भी रिकॉर्ड प्रेजेंट मिलेंगे उनको करेगा डिलीट। अब देखिए मैंने ओके क्या, ओ क्वेरी ओके, कौन ड्रॉप करके डेटा डिलीट हो चुका है, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय करके देख सकते हो 3 ही रिकॉर्ड प्रेजेंट है, एक रिकॉर्ड जो है हमारा डिलीट हो चुका है, डिलीट। राइट, क्या होता है, डिलीट। अगर इसमें और भी 2 क्वेरीज आते हैं, ठीक है, एक इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, एक होता है ट्रंकेट, एक होता है डिलीट, और एक होता है ड्रॉप। ट्रंकेट, डिलीट एंड ड्रॉप। अभी हमने क्या किया, डिलीट किया। डिलीट का मतलब देखो, हम किसी स्पेसिफिक रो पे क्वेरी लिखते हैं कि हम बता रहे कि जिसका आईडी 4 उसको डिलीट कर दो, जिसका नेम ये है उसी को डिलीट कर दो, मतलब हम किसी स्पेसिफिक रो पे डिलीट की क्वेरी फायर कर रहे हैं। बट अगर हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, अब मैं यहाँ पे फायर तो नहीं करूंगा, बट मैं आपको बताऊंगा ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम का मतलब होता है, ये क्या करेगा पता है, ये इस पूरे टेबल के अंदर के जितने भी रोज है, मतलब अपने रिकॉर्ड्स, पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स को डिलीट करवाएगा, आपका टेबल एम्प्टी बनेगा। स्ट्रक्चर टेबल का एज इट इज रहेगा, स्ट्रक्चर यही रहेगा, सिर्फ रो जितने रिकॉर्ड है वो डिलीट होंगे, टेबल एम्प्टी बचेगा। आप फिर से इंसर्ट कर सकते हो उसके अंदर, इंसर्ट इनटू, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा बट रिकॉर्ड्स हमारे डिलीट हो जाएंगे, जिसको कहते हैं हम ट्रंकेट टेबल। टेबल में ट्रंकेट से क्या होगा, ट्रंकेट से क्या होगा, होल रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड बट स्ट्रक्चर विल रिमेन। क्लियर? डिलीट क्या करेगा, स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करेगा, लाइक दैट, जिसका आईडी 2 है, जिसका लोकेशन ये है, सम कंडीशंस के बेसिस पे। ट्रंकेट क्या करेगा, ऑल रिकॉर्ड को डिलीट करेगा, स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करेगा, स्ट्रक्चर यही रहेगा। ठीक है, ओके, ये क्वेरी आपकी ट्रंकेट के लिए रहेगी, जो मैं यहाँ पे साइड में, यहाँ पे फायर तो नहीं करूंगा बट ऐसे साइड में लिख के रखूंगा। ठीक है, एंड इसके बाद एक आती है ड्रॉप की क्वेरी, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। अब ड्रॉप क्या करता है पता है, इस स्ट्रक्चर के साथ होल टेबल विल बी डिलीटेड, कुछ बचेगा ही नहीं। आप फिर से इंसर्ट करना चाहते हो तो भी इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि टेबल ही प्रेजेंट नहीं है, ये पूरे टेबल को डिलीट कर देगा, स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड पूरा। ट्रंकेट क्या करता था, सिर्फ रिकॉर्ड को डिलीट करता था, स्ट्रक्चर एज इट इज था तो फिर से इंसर्ट भी कर सकते हो, बट ड्रॉप करने के बाद पूरा टेबल ड्रॉप होगा, डिलीट होगा। अब आपको फिर से क्रिएट करना पड़ेगा टेबल, अब टेबल एग्जिस्ट ही नहीं है, होल टेबल विल बी डिलीटेड। समझ में? ये 3 चीजें आपको इंटरव्यूज में पूछी जाती है, द डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि ट्रंकेट का मतलब है ना, होल, ऑल रिकॉर्ड विल डिलीट बट जो हमारा स्ट्रक्चर विल रिमेन, मतलब जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। फुल टेबल विल डिलीट विथ रिकॉर्ड एंड स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं, ऑल रिकॉर्ड विल बी डिलीट है। ठीक है, ओके। सो ये दोनों में डिफरेंस है। एंड डिलीट क्या करता है आपको पता है, स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करेगा, हम किसी कंडीशन देके इस रिकॉर्ड को, स्पेसिफिक रो को डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज होती है जिसको हम CRUD ऑपरेशन कहते हैं,
क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, मतलब कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे, आप काम करने के लिए जाओगे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको CRUD ऑपरेशन आना चाहिए, क्रिएट करना आना चाहिए, है ना, रीड करना आना चाहिए, अपडेट करना आना चाहिए एंड डिलीट करना आना चाहिए। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आप कोई भी एप्लीकेशन उठाओगे एज अ यूजर, आप अगर यूजर रहोगे तो क्या करते हो, आप फेसबुक यूज कर रहे हो, क्या करोगे, कमेंट करोगे मतलब इंसर्ट करोगे, लाइक करोगे मतलब अपडेट करोगे, कमेंट को डिलीट करोगे मतलब उसको डिलीट कमांड करोगे, आप पोस्ट करोगे कमांड मतलब इंसर्ट की क्वेरी फायर करोगे, आप रिकॉर्ड शो करे, आप फेसबुक के अंदर जितने भी रिकॉर्ड है वो आपको यहाँ पे दिखाई देते, पोस्ट मतलब सिलेक्ट की क्वेरी फायर करोगे। इसके अलावा आप क्या करते हो, यही 4 कमांड सबसे ज्यादा यूज होती है। इसलिए कंपनी जब आप इंटरव्यूज के लिए भी जाते हो ना, तो आपको टास्क देती है CRUD ऑपरेशन पे, CRUD, आपको कुछ टास्क देंगे, बोलेंगे इसके अंदर रिकॉर्ड ऐड करके दिखाओ, उसको डिलीट करके दिखाओ, अपडेट करके दिखाओ, मतलब कोई सिचुएशन देके दे देंगे, बट 4 ही ऑप्शंस आपको परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे। इसलिए हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आगे जाके डिजांगो के साथ भी, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक का पार्ट आपको कंप्लीट करवाना है, ठीक है। एंड देन कल हम इसके आगे वाले क्यूरीज को और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और भी नेक्स्ट क्यूरीज जो है इसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक कि आपको ठीक से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और इसका जो कोड है ये पूरा कोड भी मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा और अपने ग्रुप में, ठीक है। सो देन आपको और थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, चलो, सो विल कंटिन्यू टुमारो, एंड आगे का पार्ट्स हम कल के सेशन में कंटिन्यू करते हैं। आई विल शेयर द दिस कोड आल्सो।